जय हिंद। आज का क्लास चैप्टर नंबर 1 पोषण का पार्ट 2 होने वाली है। जो आपके क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर पोषण है, उसका पार्ट 2 होने वाली है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 करा दिया है 1 से लेकर 15 तक। आज 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। उत्पाद का मतलब इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब सारी प्रक्रिया के बाद जो एक पदार्थ निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं उत्पाद का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो यह क्या बनाता है बाबू, H2O। यह जल बनाता है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उत्पाद। समझ में आ गया उत्पाद का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्पाद होता है। तो हम लोग तो जानते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण में भी तो उत्पाद के रूप में निकलता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सब उत्पाद के रूप में ही तो बनता है ना। तो यहाँ पे देखो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या है, तो यूरिया तो हम लोगों के शरीर में बनता है, अमोनिया भी हम लोगों के शरीर में, लैक्टोज ये तो होगा नहीं, ग्लूकोज क्या होगा बाबू, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा ना तो बताइएगा C6H12O6, यह आपका ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है ना। ग्लूकोज हम लोगों के भी शरीर में होता है और ग्लूकोज आपके ये पेड़ पौधा के में भी होता है, लेकिन ग्लूकोज हम लोगों के शरीर में चेंजेस होता है, वो आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो थ्योरी बनता है आपका कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, यह ऑब्जेक्टिव में तो पूछा, सब्जेक्टिव में भी तो पूछ सकता है। बोर्ड का कौन ठीक है जी, वो सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है, सबको पता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपने देखा। यह पौधों का भोजन है, यह पौधों का क्या है बाबू, भोजन है, जिसे बाद में स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। बाद में किस रूप में संचित किया जाता है, स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित किया जाता है। क्लियर हो गया। तो उत्पाद को आप लिख दीजिएगा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। चलिए अगला देखते हैं, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्लोरोफिल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लोरोफिल जो है ना वह प्रकाश को अवशोषित कर रहा था, और प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा था। तो जल का अवशोषण करता है क्या जी, क्लोरोफिल नहीं, ये तो जड़ करता है। भोजन का परिवहन करता है क्या जी, नहीं, ये तो फ्लोएम करता है। अच्छा, गैसों का उत्सर्जन करता है क्या जी, नहीं, ये तो पतिया का रंध्र करता है। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है क्या, या बिल्कुल करता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बाबू, तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल का रंग जो होता है कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, याद रहेगा। आगे देखते हैं इसका थ्योरी, प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद क्या है। देखो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद तो C6H12O6 है, सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद के रूप में हम लोग ग्लूकोज को मानते हैं। लेकिन उप उत्पाद मतलब उसका दूसरा उत्पाद, जैसे होता है ना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। मान लो कि राष्ट्रपति का आकस्मिक कुछ हो जाता है, घटना हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति वहां पे संभालेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उत्पाद दे रहा है, तो उत्पाद के मतलब ग्लूकोज, लेकिन उप उत्पाद कह रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑक्सीजन, क्योंकि C6H12 प्लस O2 भी तो निकलता है ना, दोनों निकलता है ना। चलिए समीकरण आप लोग देखे होंगे। चलिए, तो उत्पाद के रूप में क्या होता है, उप उत्पाद के रूप में आपका ये ऑक्सीजन हो जाता है, जो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, और वही वायुमंडल से हम लोग क्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कितने परसेंट, 21%, ठीक है ना। 21% ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं अंदर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। माने प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल तो आवश्यक है, सूर्य की प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन कहेगा पौधों के लिए ऑक्सीजन कब आवश्यक है,
तो जब श्वसन करेगा ना, श्वसन करेगा तब आवश्यक है। जिस प्रकार हम लोग श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, उसी प्रकार पेड़ पौधा भी श्वसन में O2 ही लेता है, ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस बात को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए रात को नहीं सोया जाता पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। लोग कहता है भूत है, इसको भूत धर लिया। नहीं, भूत कहाँ धर रहा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लग गया, वो मूर्छित हो गया है। ये होता है, समझ रहे हो ना। साइंस को समझना पड़ता है, समझिएगा तो वो आपको भूत प्रेत से एकदम दूर भगा देगा। अब देखिए थ्योरी कहता है पौधे भोजन किस रूप में संचित करते हैं। हमने बताया ना पिछले, हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखा कि प्रोडक्ट के रूप में आता है आपका, उत्पाद के रूप में ग्लूकोज। अब वही ग्लूकोज संचित हो जाता है स्टार्च के रूप में। वही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है बाबू, संचित हो जाता है। संचित मतलब एक जगह संग्रहित होना, एक जगह इकट्ठा होना, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो यहाँ पे 10 गो रुपया छीटा गया और सबको एक जगह कह दिए, सबको एक जगह कर दिए, तो वो संचित हो गया, संग्रहित हो गया, समझ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ती है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ती है। अब जो पेड़ पौधा छोड़ेगा ना, उसी का तो मात्रा बढ़ेगा। प्रकाश संश्लेषण होती है तो कौन ऐसा गैस निकलती है, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन निकलती है। आप लोगों को पता है ना, ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन का ही तो मात्रा बढ़ेगा वायुमंडल में पूरी तरह से। चलिए, तो 21% आप लोग जानते हैं कि कितना है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो 21%। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है आप लोग बताइए। ठीक, 78 है कि 72 है, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी कह रहा है कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये तो वायुमंडल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है बाबू, वायुमंडल से। तो ऐसे अगर थ्योरी में पूछेगा तो आप तो तहलका मचा दीजिएगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ देखिए, सूर्य से आपको सूर्य के प्रकाश मिल जाता है, वायुमंडल से आपको CO2 मिल जाता है, समझ रहे हो ना। चलो, रंध्र तो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, स्टोमेटा भी कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है। अब देखो, कहोगे कि चलती हुई मशीन को उत्पादक क्यों कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, चलती हुई मशीन कार्य कर रहा है, ये वो उत्पादन कर रहा है। चलती हुई फैक्ट्री को उत्पादक फैक्ट्री क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि वह फैक्ट्री उत्पादन कर रहा है, वस्तु का निर्माण कर रहा है। तो उसी प्रकार हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उत्पादन कर रहा है। उत्पादन करने के पश्चात अपना भोजन भी बना ले रहा है और लोगों को ऑक्सीजन भी दे रहा है, इसलिए उसको उत्पादन कहते हैं, उत्पादक के रूप में इसलिए उसको कहते हैं। ठीक है ना। तो वे मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं जी, नहीं बनाते हैं। वह केवल जल का उपयोग करते हैं, नहीं उपयोग करते हैं, तो उत्पादक कहाँ हो जाएगा। वे केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकालते हैं उप उत्पाद के रूप में। और उत्पाद के रूप में C6H12O6 निकालते हैं, उत्पाद के रूप में ये, और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन। क्लियर। चलिए, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इसका थ्योरी, पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो पौधों को जल तो जड़ से प्राप्त होता है। ये देखो ना, पौधे को जल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, जड़ से। ये जड़ है ना, यहीं से प्राप्त होता है। यहीं से आपको खनिज भी प्राप्त हो जाता है, यहीं से जल भी प्राप्त हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो खनिज है ना, फ्लोएम के माध्यम से जाता है, फ्लोएम ऊतक के माध्यम से। ये जो जल है ना, ये जाइलम के माध्यम से जाता है। याद रखिएगा, पौधों के जो ऊतक होते हैं ना, वह दो होते हैं, एक फ्लोएम होते हैं, एक जाइलम होते हैं। ज से जाइलम, ज से जल। तो जल को जाइलम ले जाता है, फ से फ्लोएम, फ से फल, फल मतलब खनिज। तो खनिज को कौन ले जाता है, कौन ले जाता है, तो
ये आपका फ्लोएम। अब फ्लोएम द्विदिशीय होता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, लेकिन जाइलम एक दिशीय होता है, मतलब जड़ से ही जल जाता है, ऊपर से जल थोड़े आएगा, जड़ से ही जल जाता है, तो इसलिए उसको जाइलम को एक दिशीय कहते हैं। आगे आप लोग को देखने को मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाए, तो अमीबा है जी, नहीं। मनुष्य है, नहीं। कवक है, नहीं। हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, हरा पेड़ पौधा खुद पे निर्भर रहता है, सेल्फ डिपेंड है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण कह सकते हो ना। आत्मनिर्भर मतलब खुद पे डिपेंड रहो, कुछ होए अपने से हर चीज हैंडल कर लेंगे। तो ये हरा पेड़ पौधा जो होता है ना, खुद पे डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर कह देता कि सूखा पेड़ पौधा, तो वहां पे क्या होता है, गलत हो जाता। सूखा पेड़ पौधा नहीं होता है, सूखा पेड़ पौधा खुद पे कहाँ से डिपेंडेंट रहेगा, वो तो जो मर गया। तो यहाँ पे हरा पेड़ पौधा आसानी से आप लोग मार दीजिएगा। अब देखिए इसका थ्योरी क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की भूमिका, बहुत भूमिका है। सूर्य की प्रकाश का बहुत भूमिका है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो आग का भूमिका कितना है, उसी से समझ सकते हो, बिना आग के खाने में नहीं बनेगा। उसी प्रकार प्रकाश नहीं रहेगा ना प्रकाश संश्लेषण में, तो खाना ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना, समझ लो कितना जरूरी है। आप अंधेरा में किसी पेड़ को रोप दीजिए, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अब वही आप प्रकाश में रोप दीजिए, आराम से वो हरा भरा हो जाएगा। लेकिन उतना भी प्रकाश नहीं देना है, नहीं तो सूख जाएगा। जिस प्रकार हम लोग खाना बनाते हैं तो एक बार ज्यादा अगर दे दिया जाएगा आग, तो वो तो जलिए जाएगा। तो उसी प्रकार ज्यादा प्रकाश दीजिएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, सूखिए जाएगा। तो जितना उसको चाहिए उतना बैलेंस करके आपको देना पड़ेगा। तो सूर्य की भूमिका क्या है जी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना। इसी से तो ऊर्जा लेता है। देखो सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसी ऊर्जा के सहायता से भोजन का निर्माण होता है, चाहे भोजन बनाता है। ये लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का विघटन किसकी उपस्थिति में होती है। जल का विघटन, विघटन मतलब क्या होता है, टूटना। विघटन मतलब क्या होता है बाबू, टूटना। जल का विघटन मतलब टूटना, जल का टूटना। समझ रहे हो ना, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो किसके उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब रहता है तब ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, तब ना टूटता है। हाइड्रोजन अलग चल जाता है, ऑक्सीजन अलग चलता है। हाइड्रोजन टूट के आपको ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, C6H12 आ रहा है ना, उसमें घुस जाता है वो ग्लूकोज में। और ऑक्सीजन को क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, जिसको हम लोग लेते हैं। समझ रहे हो ना। तो सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में ही तो जल का विघटन होगा जी। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा ही नहीं। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा तो ये जल का विघटन होगा नहीं होगा। तो यही बात कह रहा है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की भूमिका ये तो हो ही गया है, रिपीट कर दिया है ना। आगे क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो ये बात हमने बताया था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमने बताया था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इधर नहीं दिखेगा इसलिए इधर लिख ले रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक में ही क्लोरोफिल होता है ना। और क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थ्योरी देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है। जिस प्रकार सूर्य की भूमिका है ना, उसी प्रकार क्लोरोफिल का भी भूमिका है। कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक के बिना दूसरा का अधूरा है। एगो चप्पल अगर गुम हो जाए तो एगो चप्पल का कोई यूज नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार प्रकाश कितनों रहे, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो कौन अवशोषित करेगा। क्लोरोफिल ही तो प्रकाश को अवशोषित करता है, इस बात को मालूम है ना आपको। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश को अवशोषित करेगा, नहीं करेगा। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं ना, खाना बनाते हैं तो खाना को संचालन कौन करता है, ये आपका हांडिया बर्तन। तब ना वो गरम को ट्रांसफर करता है, ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, हीट को ट्रांसफर करता है, तब ना खाना बनता है। उसी प्रकार ये क्लोरोफिल नहीं रहेगा ना, तो ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ही नहीं पाएगा। जब अवशोषित नहीं कर पाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये हो पाएगा, पूर्ण रूप से होगा नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि पौधा को सूर्य के प्रकाश न मिले तो क्या होगा, ये बात हमने बताया ना। पौधा को अगर सूर्य के प्रकाश नहीं मिले तो वो सूख जाएगा। सूख जाएगा क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा, मतलब ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। थ्योरी इसका देख लीजिए, यदि पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो क्या होगा, ये बातें हमने बताया। ये बातें बताया ना कि क्लोरोफिल के बिना पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। परिणाम स्रोत माने परिणाम तो क्या होगा भाई, वह अपना भोजन नहीं बना सकेगा और उसका वृद्धि रुक जाएगा और सूख के क्या हो जाएगा, पतई हो जाएगा, बेल के पतई। चलो आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रूपांतरण होता है, क्या दिख रहा है जी, एक मिनट। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? ऊर्जा का रूपांतरण मतलब जो ऊर्जा बनता है ना, वह किस रूप में होता है बताओ। जैविक ऊर्जा के रूप में होता है कि भौतिक ऊर्जा के रूप में होता है कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है कि विद्युत रासायनिक के रूप में होता है कि ऊष्मा से सीधे प्रकाश बन जाता है, बताइए। तो ये तो सीधे सी बात है कि रासायनिक प्रक्रिया होने वाली है। किसका? प्रकाश का। तो ये रासायनिक से प्रकाश कह रहा है, नहीं प्रकाश से रासायनिक ना होगा। देखो यहाँ तीर दिया है ना, तो पहले रासायनिक फिर प्रकाश, तब प्रकाश से रासायनिक होगा, रासायनिक से प्रकाश नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वायुमंडल से CO2 लेते हैं, जल जड़ से, उसके बाद आपका ये प्रकाश, ये सूर्य से क्लोरोफिल, ये सब मिल के तब ना एक रासायनिक प्रक्रिया करके C6H12O6 बनाता है। तो पहले क्या, प्रकाश फिर रासायनिक। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो इस चीज को समझिएगा, हुब नहीं मारिएगा ना तो गलत कर लीजिएगा। ये ऊष्मा से प्रकाश ये तो होगा नहीं, विद्युत रासायनिक इसमें कोई इसका बात ही नहीं है। तो प्रकाश से क्या होगा बाबू, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा मतलब प्रकाश संश्लेषण जब पूरी तरह से हो जाएगा तब एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज मिलेगा आपको, ठीक है ना जी। आगे यहाँ पे चित्र भी बना दिया है, देख लो। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही क्यों होता है? क्यों होता है? हम लोग तो बार बार इस चीज को करते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा, इसलिए क्योंकि सूर्य है, सूर्य से ही प्रकाश आता है और प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण अधूरा है। फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं वो अधूरा है, इसलिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। रात में सूर्य का प्रकाश न होने के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रात में क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो कहना नहीं, श्वसन की प्रक्रिया होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है। पौधे श्वसन दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ दिन में करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ नहीं है? जल, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या स्टार्च। देखो कच्चा पदार्थ नहीं है मतलब पका हुआ पदार्थ। जैसे मान लो हम भिंडी, आलू, परवल, प्याज, मसाला सब डाल दिए तो ये कच्चा हो गया, और सबको भूंज भांज के एक तकारी निकाल दी यानी सब्जी, तो ये पक्का हो गया। तो जल तो हम लोग सब्जी बनाने के लिए ले लेते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। सूर्य के प्रकाश भी हम लोग कच्चा, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश यूज कर लेते हैं। कच्चा रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन स्टार्च पक्का हुआ मिलता है हम लोगों को, उत्पाद के रूप में मिलता है। उत्पाद के रूप में, ये प्रोडक्ट के रूप में, प्रतिफल के रूप में हम लोगों को पक्का हुआ मिलता है क्या? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जो उत्पाद के रूप में मिला है वह संचित हो जाता है स्टार्च के रूप में। तो यहाँ पे पका हुआ पदार्थ क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कच्चा पदार्थ नहीं है, तो कच्चा पदार्थ नहीं है इसका मतलब पक्का पदार्थ होगा। कच्चा पदार्थ नहीं है यानी पक्का पदार्थ होगा। तो पक्का पदार्थ कौन है? स्टार्च है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे थ्योरी 26 नंबर देखिए। थ्योरी, स्टार्च परीक्षण क्या है? स्टार्च परीक्षण का मतलब होता है कि किसी चीज का गुण को टेस्ट करना। हमारा जो टेस्ट होगा, चाहे आपका टेस्ट होगा, तो परीक्षा कीजिएगा, परीक्षा दीजिएगा तो उसमें आपका टेस्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार स्टार्च का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक किसी भी पत्ता को तोड़ के लाइएगा,
और तोड़ के लाने के बाद उसको उबाल दीजिएगा, गर्म पानी में उबाल दीजिएगा। उबालने के बाद उसमें से निकालिएगा, फिर जो है ना एल्कोहल मिला हुआ घोल में उसको डालिएगा और उसको डाल के पानी से, साफ पानी से धो लीजिएगा। और धोने के बाद आप क्या कीजिएगा, उस पर NaCl जिसको नमक कहते हैं, नमक के घोल लाइएगा, उस पर रख दीजिएगा। थोड़ा देर बाद आपको पता चलेगा कि जहाँ पे स्टार्च है ना वहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और जहाँ पे स्टार्च नहीं है ना वहाँ पे उजला हो जाएगा, भूरा टाइप का, ठीक है ना। तो इससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, स्टार्च परीक्षण क्या है। तो यह एक परीक्षण है जिसे पता लगाया जाता है कि पत्ती में स्टार्च बना है कि नहीं। इसके लिए आयोडीन का घोल का उपयोग किया जाता है। बात वही है जो बताया मैंने। और स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज का संचित रूप को स्टार्च कहते हैं, समझ रहे हो ना। यह पका हुआ पदार्थ रहता है। तो यहाँ पे प्रक्रिया देख लो। सबसे पहले पत्ता को तोड़ के लाएंगे, दूसरा का बार पानी में उबालेंगे, ठीक है ना। उबालने के बाद तीसरा का स्टेप एल्कोहल में डालेंगे। एल्कोहल में डालने के बाद थोड़ी देर बाद धो लेंगे पत्ती को। धोने के बाद जो है ना आयोडीन का परीक्षण करेंगे, मतलब NaCl का जो है ना क्या करेंगे हम लोग, आयोडीन का घोल मिला दीजिए। ऐसे तो आयोडीन डायरेक्ट भी ले सकते हैं, चाहे NaCl भी मिला दीजिएगा, नमक को भी, सोडियम क्लोराइड को भी मिला दीजिएगा, तो उससे भी पता चल जाता है, चाहे आयोडीन से भी पता चल जाता है। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जो है ना परिणाम देखिएगा, रिजल्ट देखिएगा कि जहाँ पे जो स्टार्च रहेगा ना, समझिए वहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा कड़िया कड़िया दिखेगा, जहाँ पे स्टार्च नहीं रहेगा ना वहाँ पे उजला दिखेगा, ठीक है ना। इससे आप पता लगा लीजिएगा। अगला बात देखते हैं, पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो हमने बताया था कि प्रकाश का अवशोषण ये क्लोरोफिल के द्वारा होता है। प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। लेकिन वहीं अगर बात करा जाए जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। और मूल रोम कहाँ पाया जाता है, जड़ में, उसको जड़ रोम भी कहते हैं। मूल रोम को क्या कहते हैं, जड़ रोम भी कहते हैं, है ना। चलो, जैसे इसे पेड़ है और यहाँ पे जो है ना मूल रोम होता है जिसको जड़ रोम भी कहते हैं, और यहीं से फ्लोएम उतक ऊपर ले जाता है। फ्लोएम जो उतक होता है, जाइलम जो होता है वह जाइलम जल को ऊपर क्या करता है, ले जाता है। समझ रहे हो ना, कहाँ से, तब मूल रोम से। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए, आयोडीन द्वारा परीक्षण स्टार्च की पहचान कैसे की जाती है। तो हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि परीक्षण करने के लिए हम लोग आयोडीन का घोल का उपयोग करेंगे। जहाँ पे गाढ़ा रहेगा समझिए कि स्टार्च युक्त है, जहाँ पे गाढ़ा नहीं है समझिएगा कि उसमें स्टार्च नहीं है, मतलब स्टार्च रहित है। स्टार्च रहित मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, अब्सेंट है। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन किससे बनती है। तो ऑक्सीजन किससे बनती है बाबू, H2O। ऑक्सीजन किस में है, जल में है ऑक्सीजन, CO2, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन इससे ऑक्सीजन नहीं बनती है। ऑक्सीजन किससे बनती है, तो जल से बनती है। ऑक्सीजन किससे बनती है, जल से। जल टूटती है किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का विघटन होता है, यानी टूटता है, और हाइड्रोजन ग्लूकोज के साथ चला जाता है, और ऑक्सीजन बेचारा उधियाते हुए बाहर वायुमंडल में निकल जाता है, जो हम लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे बनती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो विघटन होकर बनती है। ऑक्सीजन कैसे बनती है, भी विघटन होकर बनती है ना। चलिए, तो यहाँ पे जब सूर्य के प्रकाश जल को तोड़ती है, उसमें विघटन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तोड़ती है। तोड़ने के बाद उसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग करती है, और ये उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है, और ये जो है ना ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन आपका मिल जाता है। समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग कौन सा माना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग कौन सा माना जाता है बाबू, तो यहाँ पे अगर देखा जाए उपयुक्त रंग कह रहा है तो हरा। उपयुक्त रंग क्या कहलाएगा, हरा। क्यों हरा, क्यों हरा, क्योंकि हरा जो होता है ना क्लोरोफिल होता है। हरा जो होता है बाबू कौन होता है, क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। यही सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 29 का। 30 नंबर देखते हैं, सॉरी इसका ये थ्योरी देख लेते हैं।
पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है? देखिए, वृद्धि करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही। जिस प्रकार हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कच्चा पदार्थ होता है। इसके बिना पौधा ग्लूकोज नहीं बना सकता है। C6H12 होता है ना, C6H12O6। अब देखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, तो मान लिया कि जल से तो ऑक्सीजन ले लेंगे, लेकिन कार्बन कहाँ से लीजिएगा? तो उसके लिए तो आपको CO2 चाहिए ना, तभी ना कार्बन मिलेगा, तब ना C6H12O6 बनेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी सजीव स्वपोषी होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी पौधे परपोषी होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी जंतु स्वपोषी होते हैं? बिल्कुल नहीं। केवल हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? बिल्कुल। केवल हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वयं मतलब क्या समझते हो? खुद से बना सकते हैं। इसका थ्योरी देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या महत्व है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जल का महत्व इसलिए है क्योंकि जल अगर नहीं रहता है ना, तो उसका विघटन होगा नहीं, और जब विघटन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का निर्माण होगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल से ही ऑक्सीजन बनता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन से ही क्या होता है? आपका जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? आग को मुझाने वाला, सॉरी, आग को जलाने वाला। ऑक्सीजन क्या है बाबू? आग को जलाने वाला। बिना ऑक्सीजन के आपका आग जल ही नहीं सकता है। हाइड्रोजन क्या है? विस्फोटक पदार्थ है, पूरा जला सकता है। पानी में मारिएगा, भड़ाम भड़ाम उड़ेगा। हाइड्रोजन बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है? आग को जलाने वाला है। और वही दोनों जब मिल जाता है तो बुझाने वाला बन जाता है, मतलब जल बन जाता है। जल आग को क्या करेगा? बुझा देगा। समझ रहे हो ना? तो देखिए कितना कॉम्बिनेशन अच्छा बना है। हाइड्रोजन विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन बुझाने वाला, आई जब दोनों गोरा मिला, सॉरी, ऑक्सीजन जलाने वाला। देखो, ये भी विस्फोटक, आई तो विस्फोटक बनाने में इसको भूमिका निभाता है। मतलब हाइड्रोजन तो विस्फोटक है, इसको जल में मारिएगा तो भड़ाम भड़ाम उड़ेगा, है ना। और वही ऑक्सीजन आग लगाने में जो है ना भूमिका है। दोनों आग लगाने हैं, है ना। ये खुद आग लगता है तो ये आग लगाना है। दोनों आग लगाना और लगौनी मिल रहा है तो क्या बन रहा है? बुझावे वाला बन रहा है। मतलब जब जल का निर्माण होता है तो जल किसको बुझाता है? आगे को तो बुझाता है। तो देखिए प्रकृति ने किस तरह से रचा है। समझ रहे हो ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को जल का जो महत्व है ना, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, क्योंकि वह कच्चा पदार्थ होता है। किसका? प्रकाश संश्लेषण का। उसमें जो है ना पौधा हाइड्रोजन प्राप्त कर लेता है तथा जल का विघटन करके ऑक्सीजन, जिसको O2 बोलते हैं, यह वायुमंडल में छोड़ देता है, जिससे हम लोगों को फायदा होता है। जिससे हम लोगों को क्या होता है बाबू? फायदा होता है। इसलिए हम लोग भगवान मानते हैं पेड़ पौधा को। पीपल का पूजा होता है नहीं, नीम का पूजा होता है नहीं, होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 31 नंबर से टोटल क्वेश्चन। हम छोटा छोटा पार्ट 30-30 मिनट का बना रहे हैं लगभग, इसलिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। बोरिंग फील होगा तो आप लोग वीडियो को छोड़ के भाग जाइएगा। और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है ना जल्दी समझ आती है। ज़्यादा एक बैग दे दीजिएगा तो जियान हो जाता है। जैसे चावल ही थोड़ा थोड़ा दीजिए, जितना खाना होगा खा लेगा, लेकिन एक बैग हचौर के दे दीजिएगा एक छिपा, ससुरा उबार देगा, जियाने होगा। तो इसीलिए बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक दिन समुद्र भी भर जाता है। तो बूंद बूंद हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक बार समुद्र भरने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। मिलते हैं पार्ट 3 में।